आधी रात को राजस्थान को निरंजन आर्य के रूप में नया मुख्य सचिव मिला है। आधी रात को ही पिछली बार डीबी गुप्ता को हटाया गया था और उनकी जगह राजीव स्वरूप को नया मुख्य सचिव बनाया गया था। इस बार 2 दिनों तक छुट्टी होने के बावजूद राजीव स्वरूप दफ्तर में बैठे रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर जाते रहे, इस उम्मीद में कि उन्हें केंद्र से एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। आखिरकार बड़ी बेआबरू होकर सचिवालय के कूचे से वो बाहर निकले। हालात इस तरह के हो गए कि उन्हें विदाई भी ठीक से नहीं मिल पाई। दरअसल 35 साल की नौकरी के बाद 90 दिन के एक्सटेंशन के लिए जिस तरह से राजीव स्वरूप भागते हुए दिखे, निश्चित रूप से एक तरह से कहा जा सकता है कि नौकरशाही के लिए एक अच्छा संदेश नहीं गया है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने राजीव स्वरूप की फाइल क्लियर नहीं की है, उसे लेकर लोगों में मत बटा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने जब एक बार सिफारिश की थी तो केंद्र को मानना चाहिए था, क्योंकि संघीय ढांचा यही कहता है। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि राजीव स्वरूप के साथ जो हुआ है वह ठीक हुआ है। जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी झगड़े में राजीव स्वरूप का नाम आया, गृह सचिव रहते हुए कई बार टेलीफोन टेपिंग के आरोप लगे, हालांकि सच्चाई क्या है इसमें पता नहीं। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज किए गए, पुलिस भेजी गई, उनके घर पर नोटिस चस्पा किए गए, इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। नौकरशाहों का काम है जनता के लिए नौकरी करना, शाह नहीं बनना, सत्ता के साथ रहकर अपने आप को सर्वशक्तिमान नहीं समझना। तो एक तरह से लोगों का मत है कि केंद्र सरकार ने साफ साफ संदेश दिया है और अच्छा संदेश दिया है कि नौकरशाही राजनीति न करे, झूठे मुकदमे दर्ज न कराए। हालांकि निरंजन आर्य के लिए कहा जा सकता है कि लॉटरी लग गई है। कुछ दिन पहले ही पत्नी संगीता आर्य को राजस्थान लोकसेवा आयोग में सदस्य बनाया गया और अब इन्हें मुख्य सचिव बना दिया गया। कहीं नाम नहीं चल रहा था और अचानक 12 घंटे में ये राजस्थान के मुख्य सचिव बन गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुराने करीबी हैं, इनकी पत्नी चुनाव भी लड़ चुकी है कांग्रेस की टिकट पर, तो कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत इनके साथ कंफर्ट फील करेंगे, इसलिए इन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा राजनीति करने वाले नहीं माने जाते हैं, बहुत सुलभ माने जाते हैं और सब लोगों से के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इस तरह से इनकी इमेज है जो अच्छी इमेज है। भले ही अशोक गहलोत के करीबी हैं, कांग्रेस के करीबी हैं, लेकिन बाकी लोगों से इनकी दुश्मनी नहीं है, जिस तरह से राजीव स्वरूप के साथ था कि बहुत सारे लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। खैर, अब नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले चुनाव से जो पिछले चरण के चुनाव हुए उससे ज्यादा उत्साह इस दूसरे चरण या कह लीजिए अंतिम चरण के चुनाव में देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह हो सकती है कि आज छुट्टी का दिन है। इसके अलावा ये जो तीनों इलाके हैं, पिछली बार के बनस्पत यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव ज्यादा रहा है। चाहे जयपुर का ग्रेटर निगम हो या फिर जोधपुर दक्षिण हो या कोटा दक्षिण हो, इन तीनों जगहों पर बीजेपी का दबदबा रहा है पहले भी, और यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो मजबूत भी रहे हैं। ग्रेटर में तो खुद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया का घर है और इस इलाके में पिछली बार भी बीजेपी ने अच्छा किया था। इसके अलावा कोटा दक्षिण को देखें तो ओम बिरला का इलाका है, लोकसभा अध्यक्ष यूं तो संवैधानिक पद पर हैं, वो किसी राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोटा में उनकी मौजूदगी है, उनकी मौजूदगी एक संदेश दे रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। इसी तरह से जोधपुर दक्षिण में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने पसीना बहाया है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर जोधपुर में एक मेयर भी बीजेपी बना लेती है तो बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि पिछली बार कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी थी और उस आंधी में गजेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे, वरना वैभव गहलोत चुनाव जीत सकते थे। इस बार वैभव गहलोत भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर एक सीट मेयर की निकाल लेती है बीजेपी तो गजेंद्र सिंह के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरह से परिसीमन किया गया है उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने दिमाग लगा लिया है कि किस तरह से शहरों में कब्जा किया जाए, और परिसीमन इस तरह से किया गया है कि चाहे जयपुर हो या कोटा हो या जोधपुर हो, तीनों जगह मुकाबला एक एक का रह सकता है। तो माना जा रहा है कि जो जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न है उसमें वोट ज्यादा पड़ेंगे और बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसलिए भी लोग घरों से बाहर निकलेंगे। 3 नवंबर का इंतजार सबको होगा जिस दिन काउंटिंग होगी। दूसरी तरफ गुर्जर आंदोलन की बात करें तो
गुर्जरों का एक वर्ग जो है वो आंदोलन के पक्ष में नहीं है। उसे लगता है कि सरकार से जो वार्ता हुई है वो सफल वार्ता है और हमें इस पर कायम रहना चाहिए। दूसरा गुट है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का। उन्हें लगता है कि सरकार जानबूझकर उन्हें किनारे कर रही है, तो वहां पर पीलू का पूरा में जो है वो पंचायत में लोग जुट रहे हैं और वहां पर फैसला लिया जाएगा कि क्या आंदोलन को जारी रखा जाए या वापस लिया जाए। तो गुर्जर आंदोलन भी एक तरह से एक सुबुगाहट है। गुर्जरों में एक गुस्सा भी है। सचिन पायलट के साथ जो हुआ उसको लेकर भी एक गुस्सा है। उसके बाद आरक्षण को लेकर जिस तरह से वादे किए गए उसे लेकर गुस्सा है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उनकी जो नाराजगी है उन्हें दूर किया जाए और आंदोलन का रास्ता गुर्जरों को अख्तियार करना नहीं पड़े। तो कुल मिला के जो ये नवंबर का महीना है, इस नवंबर के महीने पर सबकी निगाहें हैं। दुनिया की निगाह इसलिए है कि अमेरिका का चुनाव हो रहा है, दुनिया को दिशा देने वाला चुनाव होगा। देश की निगाह इसलिए है कि बिहार का चुनाव हो रहा है। बिहार का चुनाव जो है अगर परिणाम आरजेडी के पक्ष में आता है तो बहुत कुछ बदल जाएगा और एनडीए के पक्ष में आता है तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का सिक्का चलेगा। तीसरी तरफ हमारे राजस्थान में नगर निगम के चुनाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वहां से जो संदेश निकलेंगे वो काफी दूर तक जाएंगे, क्योंकि पंचायत समिति के जिस तरह से समितियां बनी हैं उसमें वसुंधरा राजे एक बार फिर से छूट गई हैं। बीजेपी के जो समितियां उनमें उनको कहीं जगह नहीं मिली है, न उनके समर्थकों को मिली है। लेकिन अच्छी बात है कि सचिन पायलट जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उसका असर यहाँ देखने को मिला है। उनके बहुत सारे जो लॉयलिस्ट थे, चाहे इंदिरा गुर्जर हों या मुरारीलाल मीणा हो, उन्हें पंचायत समिति के जो प्रभारी बनाए गए हैं उनमें जगह मिली है। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस ट्रैक पर जाती हुई दिख रही है। लेकिन नगर निगम के चुनाव के परिणाम जो हैं काफी कुछ प्रभावित करेंगे राजस्थान के भी राजनीति की दिशा और दशा पर। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।